नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि आज का विषय हम आपको बताएं, दूरदर्शन केंद्र शिमला की ओर से आप सभी दर्शकों को लोहड़ी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हर सप्ताह की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं, जिससे आप अपने बातचीत हमसे कर सकते हैं। हमारा आज का विषय है कि सर्दियों में दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे करें। और इस विषय पर पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो कि ज़िला सोलन से हमारे साथ हैं और पशु औषधि विशेषज्ञ हैं। तो इनसे मिलकर आप जान सकते हैं कि सर्दियों में आप अपने पशुधन, खासकर दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, जिसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और हमारा दूसरा नंबर है 28000178। कोड अवश्य लगाएं 0177। डॉक्टर अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज़ में। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही चुके हैं कि हमारा आज का विषय क्या है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सर्दियों का आगमन होता है, जो हम इंसान हैं, हम अपनी पूरी देखभाल का इंतज़ाम कई दिन पहले या यूँ कहें कि कई महीने पहले कर लेते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास पशु हैं और ख़ासकर जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए। हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि खास क्या करें, उनका खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो और पशुओं की हम कैसे देखभाल करें कि वो सर्दियों में अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और दूध भी दें। तो सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोई भी जो पशुपालक है, जब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों से पहले उसका जो प्रबंधन है, पशु प्रबंधन, वो बहुत ज़रूरी है। कि पशु प्रबंधन में हमारा ये आता है कि उनका जो पशुशाला है वो कैसी होनी चाहिए जी। उसमें जो वातावरण की जो ठंडी हवा, सर्द हवाएं हैं, उसका प्रवेश कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि जो गाँव का परिवेश है, वहाँ पे जो पशुशाला है, लोग उसकी सारी खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं ठंड से बचाने के लिए। अपितु होना ये चाहिए कि जो उसकी खिड़कियां हैं, जो पशुशाला की खिड़कियां बनाई जाएं, वो धरातल से लगभग 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए जी। उससे जो सर्द हवाएं हैं वो सीधे ही पशु के शरीर पे आके नहीं टकराती और उसका जो तापमान है, जो उसको अपने शरीर के कार्यकलापों के लिए उचित होना चाहिए, वो ठीक रहता है। इसके लिए सर्दी, अगर अत्यधिक सर्दी किसी क्षेत्र में पड़ती है तो सर्दी उसमें जो उनकी जो दीवारें हैं, पशुशाला की जो खिड़कियां हैं, उस पे टाट के या बोरे के जो है कर्टन, पर्दे लगा दिए जाते हैं जी, ताकि हवा का प्रवेश जो है वो अविरुद्ध हो सके जी। और उसमें जो अगर हम टाट का पर्दा लगाते हैं तो उससे जो अंदर की जो विषैली गैसें बनती हैं, जो मलमूत्र से, जो पशु के मलमूत्र से जो गैसें बनती हैं, वो बाहर चली जाती हैं, गैसें बाहर चली जाती हैं। तो बाहर की जो ठंडी जो सर्द हवा है वो एकदम से अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अंदर का जो तापमान है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। अच्छा, तो ये आवश्यक है कि अगर आपके पास टाट या बोरी के टाट नहीं होती है तो गांव में बोरी वगैरह, जैसे फीड वगैरह जो पशुओं को खिलाते हैं, तो उसकी बोरियां जो है, खाली जो बैग रह जाते हैं, उसको लटका सकते हैं जी। तो उससे बिल्कुल उसका जो तापमान के जो अंदर मेंटेन, जितना तापमान चाहिए वो मेंटेन रहता है और पशु का जो उत्पादन क्षमता है वो बनी रहती है। अन्यथा जो भी हम गाय को या किसी गाय को या दुधारू किसी पशु को, गाय या भैंस को कुछ भी खिलाते हैं, तो उसका वो तापमान मेंटेन करने के लिए उसकी जो ऊर्जा है उसमें लग जाती है, उत्पादन उससे घट जाता है। उसको उत्पादन को ठीक रखने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अप्राकृतिक तरीके से, मतलब हम उसमें कृत्रिम रूप से उसमें हीट का प्रोविजन रखें जी, उसमें गर्मी बनी रहे, इसलिए ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे बुरादे की बुखारियाँ वगैरह लगा सकते हैं जी। बुरादे की बुखारी लगाई जा सकती है। या अंदर अगर आप कोई अच्छा जो पशुपालक है जो कॉमर्शियल काम कर रहा है तो उसमें वो हीटर या ब्लोअर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी रखनी होगी अगर हम इस तरह के बिजली के उपकरण अगर बिजली के उपकरणों में साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें बुरादे की जो बुखारियां लगती हैं वो लगाई जा सकती हैं। हाँ, उसमें ये देखना ये जरूरी है कि उसका जो एग्जॉस्ट है, जो उसकी जो धुआं निकलता है, वो चिमनी के द्वारा बाहर गौशाला से बाहर जाए, गौशाला में एकत्रित ना हो जी, वरना धुएं से स्वास्थ्य संबंधी वगैरह जो दिक्कतें हैं वो आ जाती हैं। और रात के समय अगर इन्हें ना लगाया जाए तो भी अच्छा है। हाँ, रात को ना भी लगाया जाए, अगर शाम के समय अगर 1-2 घंटे के लिए अंदर लगा देते हैं तो उससे अंदर का जो तापमान बन जाता है, क्योंकि दरवाजा रात को अमूमन बंद ही रहता है जी जी। तो उसमें जो तापमान है वो बिल्कुल ठीक रह जाता है अंदर जी। तो ये बात हुई है गौशाला की। और साफ सफाई भी अपनी जगह पर साफ सफाई अपनी जगह बड़ी ज़रूरी है।
देखा ये गया है कि जो हमारी गौशालाएं, जो गांव में गौशालाएं बनाते हैं, तो उसमें जो मल मूत्र या पानी की निकासी का प्रावधान बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो अगर उसमें उसका जो निकासी है वो प्रॉपर होती रहे तो उसमें अंदर जो है मल मूत्र इकट्ठा नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर ना गैसें बनेगी, ना जो तापमान में गिरावट आएगी। तो इसलिए उसकी सफाई बड़ी ज़रूरी रहती है। जी, तो अब हम बात करते हैं खान पान की, क्योंकि सर्दियों में जिस तरह से हमारा भी खान पान बदलता है, गर्म चीज़ें जैसे लोग प्रेफर करते हैं कि खाई जाएं, तो पशुओं के लिए हम ऐसा क्या खिलाएं? क्योंकि इन दिनों हरा चारा जैसे मुश्किल से मिलता है, तो क्या इनका डाइट होना चाहिए? इनको चारे की व्यवस्था कैसे करें? तो वैसे तो जो एक औसत वजन के जो पशु के लिए 30 से 40 किलो हरा चारा, उसमें 3-4 किलो तक उसमें जो फीड, जिसे संतुलित आहार कहते हैं, वो होना चाहिए। साथ में खनिज, लवण और नमक की आवश्यकता काफी ज्यादा रहती है। और आजकल हम देखते हैं कि इस तरह की किट भी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी जो खनिज, लवण वगैरह सब अवेलेबल है, वो की कुछ एक फीड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम तो ये कहते हैं कि पशुपालक अगर चाहे तो घर में अपने हिसाब से भी संतुलित आहार बना सकता है। जी, क्योंकि अनाज की पैदावार तो होती है। अनाज की पैदावार होती है। जो बाहर से जो फीड ली जाती है तो उसमें हमें उसकी गुणवत्ता का, किसान भाई को इतना पता नहीं होता कि इसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है। जी। तो अगर वो खुद अपने हिसाब से फीड बनाता है तो उसमें उसकी गुणवत्ता के ऊपर बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में जो फीड है उसमें थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ताकि इससे उसको पशु को ऊर्जा मिलती रहे, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी जाए। तो वो कौन से अनाज उसमें शामिल करें? जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम उसमें सोयाबीन वगैरह डाल सकते हैं। जो दालें हैं, दलहन किस्म की जितने भी हैं वो अनाज है, वो उसमें डाला जा सकता है। वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए सर्दियाँ हैं तो 3-4 तरह की खल जिसको कहते हैं वो आती हैं। जैसे सरसों की खल है, मूंगफली की है, अलग अलग खलें आती हैं। तो सर्दियों में विशेषकर मूंगफली, तिल या अलसी की खल, जो कि थोड़ी तासीर में गर्म रहती हैं, तो वो खलें डालनी चाहिए, ना कि सरसों की खल डाली जाए। वो ठंडा रखती है। हाँ, वो ठंडा रखती है। तो जो अगर अब कोई किसान भाई खुद फीड बनाता है तो उसमें वो ये निश्चित कर सकता है कि उसने खल कौन सी डाली है, जो कि उसकी सरसों की मात्रा अगर कम रखें और बाकी मात्रा बढ़ाएं। सरसों की खल ना भी डालें और अलसी की खल या तिल की खल से उसको रिप्लेस कर दे, बिनौले डाल दें, तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म रहती है पशु के लिए, तो पशु ठीक रहता है उसमें। तो और इससे जो दुग्ध उत्पादन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि दूध उत्पादन के लिए हरा चारा खिलाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने अभी कहा कि हरा चारा आजकल कम हो रहा है, काफी मुश्किल से मिलता है। खासकर पत्तियों की अगर हम बात करें, हाँ, तो बिल्कुल काफी थोड़ी बहुत मिल जाती है। उसके लिए चारे का संरक्षण करना एक उसका बहुत अच्छा उपाय है। जी, तो चारे के संरक्षण में हम जरूर डॉक्टर साहब हम इस पर बातचीत करेंगे, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। एक फोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो, चलिए हम बात कर रहे थे हरे चारे की, शायद हमारे हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा जी, आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जानना चाहता जैसे आजकल सर्दी है ना, हरा चारे की कमी हो गई है, तो दूध कम दे रहे हैं, तो पशु को क्या खुराक है कि दूध की पूर्ति हो सके? सर अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आपके सवाल का जवाब ये है, जो हरा चारा है साल में, वर्ष काल में जिस समय पर हरा चारा अधिक उपलब्ध होता है, जैसे कि बरसातों के आसपास हरा चारा बहुत आयात में हमें मिलता है, तो उस हरे चारे का जो है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। उसकी अलग अलग विधियां हैं, जैसे कि हे बना के या साइलेज बना के। तो हे में क्या किया जाता है, जो चारा है उसको जब उसमें फूल, जब किसी भी घास वगैरह में फूल आने की स्टेज जो होती है, फ्लावरिंग स्टेज जो होती है, उस पे को काट लिया जाता है। उसको काट के जमीन पे उसको बिछा दिया जाता है और उसको धूप में सुखाया जाता है। उसको इतना सुखाना है कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो लगभग 18 से 20% रह जाए। उसमें जब इस हिसाब से उसको सुखाते हैं तो उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया उसके अंदर होती है, चारे में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे कि वो सूखता है या उसके रासायनिक तत्व खत्म होते हैं, पौष्टिक तत्व खत्म होते हैं, तो वो क्रिया रुक जाती है और वो चारा जो है पौष्टिकता के साथ वो संरक्षित रह सकता है। इसको जो हमने चारा सुखा दिया उसको हम, या जिसको लोकल भाषा में घोड़ लगाना कहते हैं, बिल्कुल इकट्ठा करके गुम्मद के आकार में खेतों में लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लिए ये देखना चाहिए कि जो आपका खेत है उसका जो सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पे, ताकि बारिश वगैरह का पानी ज्यादा ना टिके, बारिश वगैरह में अगर पानी आए भी तो वो वहां से बह के नीचे खुले में इसको रखना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं? खुले में रखा जा सकता है। इसके ऊपर
सुविधा अनुसार किसान चाहे तो इसके ऊपर कोई पॉलिथीन की शीट भी लगा सकता है, इसको कवर कर सकते हैं। और जैसे सर्दियों की अगर बात करें तो सर्दियों में गौशालाओं के ऊपर जिसको एक जो फॉल सीलिंग जिसको बोलते हैं, जो बांस की बनाई होती है, और अक्सर होती है वो गौशाला में होती रहती है। अगर उस पर रख देते हैं तो उसके दो मुनाफे हैं कि एक तो जो सूखा चारा जो हमने संरक्षित किया है वो भी बारिश से बचा रहेगा, और गौशाला में जो गर्मी है वो भी मेंटेन रहती है, तापमान भी मेंटेन रहता है गौशाला का। तो इसके दो फायदे हो जाते हैं। तो ये तो एक तरीका है जो सूखा चारा है उसको बचाने के लिए। जी, और बात हो रही थी हरे चारे की, क्योंकि सर्दियों में हरे चारे की ही दिक्कत आती है, जैसा आपने कहा कि बरसात में जो है ये इकट्ठा कर लेना चाहिए। और जो ये हरा चारा है जो मैंने हे मेकिंग बताया, हे के बारे में आपको बताया है, ये उसको सूखा करके हो गया। इसके अलावा जैसे हमारे मक्की, ज्वार या फिर हमारे मटर, लोबिया वगैरह जो चीजें होती हैं, इसके जो खेत में बाई प्रोडक्ट जो डंठल वगैरह के रह जाते हैं उसको काट के उसको चारे की तरह इस्तेमाल ना करके उसमें एक साइलेज बनाते हैं उसका, जिसको लोकल भाषा में, आम भाषा में हम पशु का अचार भी कहते हैं। तो इसके लिए साइलोपिट बनाए जाते हैं, गड्ढा बनाया जाता है। अगर गांव के परिवेश में एक सिंपल सा अगर बनाना हो तो अगर कोई किसान कोई 8 फुट व्यास का और 12 फुट गहरा अगर गड्ढा करते हैं, ग्राउंड में गड्ढा करके उसका जो बेस आता है गड्ढे का उसको अच्छी तरह से कूट के भर लेते हैं। उसमें अंदर कोई पॉलिथीन शीट लगा के जो हमने हरा चारा काट के छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, उसको 1.5-2 इंच के टुकड़े काट लेंगे उसके, मतलब जो टोका मशीन होती है तो उसमें टोका करके इसका छोटे पीस करके उसकी लेयर बिछाई जाती है। 5-6 इंच की लेयर बिछाई और उसके ऊपर एक घोल बना के डाला जाता है जिसमें कि मोलासिस सीरा कहते हैं जिसे। ये उसमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है, तो 5% सोल्यूशन उसका बना के 1% इसमें वो घोल डालेंगे, खनिज लवण डालते हैं और 0.1% उसमें यूरिया भी मिक्स करके उसका घोल बना दिया जाता है। तो हर 6-7 इंच के बिछा के उसके ऊपर इसका घोल की एक लेयर बिछाएंगे, फिर से ऊपर से एक लेयर हरे चारे की बिछा के उस पर 5-6 मतलब लोग जो है उसके ऊपर खड़ के उसको पाँव से दबा देंगे, ताकि दबा उसमें जितनी ज्यादा उसमें हवा निकाल सकते हैं उतना ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ही परत दर परत इसको करते करते वो पूरा गड्ढा भर के जो धरातल का लेवल है उससे कम से कम 1.5-2 फुट ऊपर तक कर देंगे, और उसके बाद इसको जो पॉलिथीन की शीट है उससे कवर करके ज़्यादा बढ़िया रहता है कि उसके ऊपर गोबर और मिट्टी की लिपाई कर दी जाए ताकि बाहर की जो हवा है वो उसको ना लग पाए। और जितना उसमें जो चारा डालेंगे उसमें नमी की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, वो 60 से 70% ही रहनी चाहिए। ज़्यादा रहेगी तो सड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर कम रहेगी तो उसका अचार जो है वो अच्छा अचार नहीं बन पाता। तो इस मात्रा में अगर उसको मिला के डाल देते हैं तो उसको हम 45 से 60 दिन तक वैसे रखेंगे। उससे क्या होता है कि कुछ एक बैक्टीरिया उस चारे में ऐसे होते हैं जो कि उसका फर्मेंटेशन करते हैं उस चारे की, और जो कि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए उसमें, तब वो काम करते हैं। तो जब हम उसको पॉलिथीन से ढक के कवर कर देंगे तो वो उसमें ऑक्सीजन नहीं रह जाती, और जो कुछ ऑक्सीजन बची भी होती है पहले वो उन कीटाणु के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दी जाती है। तो उसमें वो फर्मेंटेड जो बनेगा वो पशुओं का साइलेज बन जाता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि धीरे धीरे टाइम के अनुसार धीरे धीरे उसका ना वो लेवल जो है वो घटता जाता है जी। जो पहले हमने जमीन से 1.5-2 फुट ऊपर रखा है वो नीचे बैठेगा तो उसमें जो ऊपर लिपाई की जाती है उसमें दरारें आ जाती हैं। उन दरारों को भरना बड़ा सुनिश्चित करना पड़ता है। उसमें दरारें भरती जाएंगी ताकि बाहर की जो हवा है, शुद्ध हवा, उसमें ना जा पाए। डॉक्टर अंकुर, अक्सर सुनने में आता है कि जो पशु है, दुधारू पशु हैं, वो दूध कम देने लगते हैं इस मौसम में। जी बिल्कुल। तो क्या वजह है उसकी? क्योंकि मैं जैसे कि अभी आपको बता रहा था कि दूध देने के लिए 30 से 40 किलो हरा चारा एक औसत जरूरी है, पशु के लिए जरूरी है। औसत यही वजह है। हाँ, ये वजह है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम थोड़ा दाने की मात्रा, या जैसे आजकल गांव में अगर हरा चारा किसी ने कोई नी भी होता है तो तूड़ी सब मंगवा के रखते हैं जी। तूड़ी जो है उसका भी एक वैज्ञानिक रूप से उपचार किया जा सकता है। उससे उसकी जो पौष्टिकता है उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक ज्यादा बन जाती है। जो नॉर्मल तूड़ी है वैसे तो पेट भराई का ही काम करती है। अगर उसका हम यूरिया ट्रीटमेंट कर दें, यूरिया उपचार करें उसमें, तो उसमें 8% घोल बनाते हैं हम यूरिया का पानी में मिला के। जब अच्छे से घोल बन जाए तो उस चारे को हम एक पॉलिथीन की शीट के ऊपर बिछाते हैं। उस वही जैसे मैंने आपको बताया लेयर परत दर पर, उसमें सिर्फ यूरिया का ही सोल्यूशन बनता है। यूरिया ही डालेंगे 8%, मतलब 4 किलो 50 लीटर पानी में डाल देते हैं। तो उसकी परत दर पर बनाते बनाते जब 25 क्विंटल के आसपास जब हो जाए तो उस शीट को बंद कर देते हैं। तो उससे जो यूरिया से जो गैस, अमोनिया गैस वगैरह निकलती है, उससे जो चारे जो घास है, जो तूड़ी है,
उसका उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर हम सीधे यूरिया किसी पशु खिलाते हैं तो उसका वो हानिकारक है, वो विष उत्पन्न कर देता है, तो विषाक्त हो जाता है उससे। तो इसको भी हम 3 हफ्ते 21-22 दिन तक उसको रख सकते हैं। उसके बाद जब भी पशु को खिलाना, थोड़ा थोड़ा निकाल के खिलाने से 1 घंटा पहले उसको निकाला, पॉलिथीन हटा के, और जितना निकालेंगे उसको पहले थोड़ी हवा लगा देंगे ताकि बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। कौन बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं मंदिर से बोल रही हूँ, भारती शर्मा। गुड इवनिंग भारती जी, स्वागत है आपका। आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे पशु होते हैं, दुधारू पशु, उनको चारा कितने टाइम देना चाहिए दिन में मैम? उनका जो टाइम इंटरवल है वो किस तरह से और क्या क्वांटिटी रहनी चाहिए? जी, जैसा कि हमने बताया कि जो चारा है वो 30 से 40 किलो चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए। तो जो 30 से 40 किलो हरा चारा है वो उसके आगे जो मान होती है, पशु के आगे मान बनी होती है, उसमें हमेशा रहना चाहिए ताकि वो थोड़ा थोड़ा चारा खाता रहे। हाँ, जहाँ तक रही फीड की बात, तो ये टाइमिंग पूछना चाह रही थी कि कितना क्वांटिटी, और आप हमने से 40 किलो हरा चारा पूरे दिन में देना है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, वो टाइम मैनेज इनके अपने हाथ में है। हाँ, मैनेज करने के लिए जो हम फीड बोलते हैं, जिसे संतुलित आहार बोलते हैं, वो 2 टाइम में डिवाइड करना चाहिए। जैसे संतुलित आहार जो है वो हमने, मान लीजिए एक औसत पशु को हमने अपने जो फीड है वो 2-3 तरह से होता है। एक उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं, जिससे कि अपना जो दिनचर्या है, रोजमर्रा की दिनचर्या है पशु की, वो मेंटेन करने के लिए उसको अपने फीड की आवश्यकता है। वो तो 1 किलो फीड सफिशिएंट होती है 2.5 से 3 क्विंटल के एक जानवर के लिए। तो वो फीड को भी 2 भागों में डिवाइड करके सुबह और शाम इस तरह से इस तरह से देना चाहिए। और जब दूध धोते हैं उसका, तो दूध धोने के साथ साथ या उससे आधा घंटा पहले वो दिया जाए, तो उससे जो उसमें पशु में जो दूध निकलता है, तो दूध की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। पशु दूध नहीं रोकता। जी, वक्त की काफ़ी कमी है, लेकिन चलने से पहले एक सवाल और जानना चाहेंगे कि पानी गर्म दिया जाना चाहिए इस दौरान? जी बिल्कुल, पानी जो है अक्सर, जैसे इन्होंने क्वेश्चन ये भी किया था इससे पहले जो कॉल आई थी कि दूध कम हो जाता है, तो दूध और पानी जरूर पिलाएंगे। 60 से 70% जो पूरे दिनचर्या है पशु की, उसमें 60 से 70% तक उसमें पानी आना चाहिए। पानी हम सर्दियों में लोग ये करते हैं कि पानी उसमें कम पिलाएंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर रहता है कि पानी गुनगुना करके पिलाया जाए, ताकि उसकी जो पानी की मात्रा है वो ठीक रहे। अगर पानी आप ठीक पिलाएंगे तो दूध की जो क्वांटिटी है वो भी ठीक रहेगी। जी डॉक्टर अंकुर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और जिन्होंने पशु पाले हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।